आज से लगभग 500 वर्ष पहले मिथिला राज्य में गंगापुर नाम का एक गांव था। इसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। परिवार में विधवा ब्राह्मणी और उसके 2 बेटे थे। बड़े पुत्र का नाम सोहन और छोटे पुत्र का नाम मोहन था। सोहन बहुत ही चतुर, हाजिर जवाब और प्रखर बुद्धि का युवक था। सारे गांव में उसकी अक्लमंदी की चर्चा होती। पिता की मृत्यु के बाद उसने ही घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल रखी थीं। थोड़ी सी खेती में ही घर का ठीक प्रकार से गुजारा हो जाता था। वृद्धा माँ अपने बेटे की बुद्धि और परिश्रम से प्रसन्न रहती थी। उसको अपने छोटे बेटे की बहुत चिंता होती। उसको लगता था कि उसके बाद उसके छोटे बेटे मोहन का क्या होगा। इस बारे में उसने एक दिन सोहन से बात की। बेटा सोहन, अब मेरी उम्र हो चुकी है। भगवान के घर से कभी भी बुलावा आ सकता है। माँ ने उदास होते हुए कहा, बेटा, तुझे मेरी कितनी फिक्र रहती है। ईश्वर की दया से तेरे पास बुद्धि और बल है जो किसी भी परिस्थिति में इंसान का साथ नहीं छोड़ता। मगर मोहन की मुझे बहुत फिक्र है, वह साधारण बुद्धि का लड़का है। यह सुनकर सोहन ने कहा, माँ, तू मोहन की चिंता क्यों करती है? मैं हूं ना, भरोसा कर। मोहन को मेरे जीते जी कोई परेशानी नहीं होगी। माँ ने कहा, भगवान तुझे सदा खुश रखे बेटे, अब मैं चैन से मर सकूंगी। वृद्धा की आंखों में संतोष के भाव आ गए। कुछ दिनों के बाद सोहन का विवाह हो गया। उसकी पत्नी बड़ी सुशील और पतिव्रता महिला थी। स्वयं सोहन भी धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह काली माँ का उपासक था और रोज उनकी पूजा किया करता था। सारा गांव कहता था कि सोहन को माँ काली की कृपा से इतनी बुद्धि प्राप्त हुई है। अपनी छोटी मोटी समस्याओं को लेकर गांव वाले सोहन के पास आते और सोहन चुटकियों में उनकी समस्याओं का समाधान बता देता। जैसा कि अक्सर होता है, धन और कीर्ति बढ़ जाने पर आदमी से कुछ ईर्ष्या करने वाले लोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ सोहन के साथ भी हुआ। गांव के कुछ लोग उससे द्वेष रखने लगे, परंतु सोहन को ना तो किसी का डर था और ना ही किसी बात से कोई मतलब था। वह अपना काम सफल करने की विद्या जानता था। उसकी बुद्धि के सामने उसके विरोधी भी नतमस्तक हो जाते। आवश्यकता पड़ने पर सोहन अपने बुद्धि बल से विरोधियों से भी अपना कार्य सहज ही करवा लेता था। हालांकि सोहन बहुत धनी नहीं था, लेकिन उसके परिवार का गुजारा ठीक से हो जाता था। उसकी पत्नी एक कुशल गृहिणी थी और अपने पति का बहुत सम्मान करती थी। सोहन के विवाह के कुछ समय के बाद ही उसकी माँ का देहांत हो गया। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सोहन ने भली प्रकार से अपनी माँ का दाह संस्कार किया। गांव में भोज प्रथा का चलन होता है। कोई पैदा हो या मर जाए, दोनों ही स्थितियों में भोज कराना होता है। सोहन भी विचार कर चुका था कि वह भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी माता का भोज करेगा, परंतु जैसे कि विरोधी उसी की ताक में बैठे हुए थे। विरोधियों ने मिलकर योजना बनाई कि किस तरह से सोहन को महाभोज के लिए उकसाया जाए। उसके विरोधियों में सबसे बड़ा नाम था दुर्जन सिंह का। दुर्जन सिंह और उसके साथी मिलकर उसके घर पर अपना नकली दुख प्रकट करने के लिए जा पहुंचे। इधर उधर की बातें हुई, फिर एक ने बात छेड़ दी, सोहन, माताजी के भोज का क्या विचार है? विचार क्या है भैया, अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही करूंगा मैं। सोहन ने कहा, अब प्रसाद तो मैं नहीं तोड़ सकता। दूसरे व्यक्ति ने कहा, वैसे भी आप ब्राह्मण हैं, आसपास के 25 गांव में आपका आना जाना होता ही है। किसी भी गांव में कैसा भी भोज हो, आपको वहां से निमंत्रण आ ही जाता है। सोहन ने कहा, हाँ सो तो है। तीसरा बोला, भाई अपने सोहन की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली है। सब तो इसी से सलाह लेने आते हैं। इस हिसाब से तो सोहन को 25 गांव का मीठा महाभोज करना ही चाहिए। वो तो करेंगे ही माताजी की आत्मा की शांति के लिए, और सोहन की चारों ओर फैली हुई कीर्ति के लिए यह आवश्यक भी है। सबका मुंह मीठा होना ही चाहिए। अरे माँ काली का दिया हुआ सब कुछ है इनके पास। माताजी स्वर्ग में बैठी बैठी आशीर्वाद देंगी। सोहन खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था। वह समझ भी रहा था कि वह लोग क्या षड्यंत्र कर रहे थे, पर फिलहाल उसने खामोश रहना ही उचित समझा। जरूरी यह था कि पहले शत्रु पक्ष की सारी जानकारी जान ली जाए, और सोहन की तो एक ही चाल उन सब पर भारी पड़ने के लिए सक्षम थी। तभी उनमें से एक फिर से बोला, भाई सोहन, तो कुछ बोल ही नहीं रहा। सोहन ने कहा, अब सब कुछ तो आपने बोल ही दिया, 4 पंचों की बात टालना कभी उचित नहीं होता। इसका मतलब महाभोज होगा क्या? भाई वाह, ऐसा सपूत बेटा भगवान हर किसी को दे।
विरोधी दल ने खुश होकर कहा, चलो भाई, गांव वालों को खुशखबरी सुनाते हैं कि हमारा सोहन अपनी माता की आत्मा की शांति के लिए 25 गांव का महाभोज कर रहा है। विरोधी दल के दुर्जन सिंह और उसके साथी खुश होकर वहां से चल दिए। वे आपस में बातें कर रहे थे कि क्या खूब हंसाया चतुर सोहन को। अब सब आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। बड़ा सियाना बना फिरता है। अरे किसी को कुछ समझता ही नहीं अपने सामने। अब जब घर के बर्तन भाड़े बिक जाएंगे तब पता चलेगा, मज़ा आ जाएगा। मीठे का महाभोज ऐसे ही थोड़ी हो जाता है। मैं तो भाई शक्कर खाऊंगा, एक ने हंसकर कहा। देखना, सोहन का दिवाला निकाल देंगी। अब सब लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। सारे गांव में यह बात फैला दी गई। जो भी सुनता वो हैरान रह जाता। सोहन की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। यह बात सभी लोग जानते थे। लोग आपस में बातें करने लगे। लगता है कोई गड़ा खजाना मिल गया सोहन को। जितने मुंह थे उतनी बातें। पर महाभोज की खुशी सबको थी। 10-20 साल में कभी कभार ऐसी दावत मिलती थी। उधर सोहन अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, जबकि पत्नी की हवाइयाँ उड़ रही थीं। यह क्या कह रहे हैं आप? 25 गांव के महाभोज की हामी भर लिया आपने? आसान काम समझ लिया है क्या? घर की स्थिति से अनजान हो? अरे भाग्यवान, हामी मैंने नहीं भरी, सोहन मुस्कुराया। यह तो उन लोगों की अपनी षड्यंत्र की योजना थी, तो आपको विरोध करना चाहिए था, पत्नी ने कहा। उन लोगों ने जैसा सोचा है वैसा ही होगा, पर कैसे होगा? यह मैं करूँगा। लगता है आपने कुछ सोच रखा है, पत्नी ने पूछा। अब जब दुश्मन वार करे तो चुप तो नहीं बैठा जाता। तुम देखना कैसे मैं उन लोगों की मन मर्जी करता हूँ। पत्नी के माथे से चिंता की लकीरें हट गईं। अपने पति की अक्ल पर उसे पूरा विश्वास था। उधर मीठे महाभोज की बात उस गांव से निकलकर आसपास के गांव में फैल गई। लोग शौक व्यक्त करने के लिए आने लगे। भीड़ बढ़ने लगी। लोग सोहन की तारीफें करते ना थकते। सोहन बस मुस्कुरा के रह जाता। भोज का दिन भी करीब आ रहा था। सोहन बाजार से बैलगाड़ी भरकर पत्तल ले आया। अब तो कोई संशय बाकी था ही नहीं। भोज के लिए एक दिन पहले 25 गांव में निमंत्रण भेजा गया। सोहन ने भोज की व्यवस्था खेत में की और सबसे अपील की कि 11 बजे तक सब आ जाएं। अगले दिन प्रातःकाल से ही गंगापुर में भोज खाने वालों का आना शुरू हो गया। सोहन सबको कतार में बिठा रहा था और उनके सामने पत्तल रख रहा था। विरोधी परेशानी में थे कि कहीं कोई हलवाई, कोई भट्टी तो नजर नहीं आ रही। यह कैसा मीठा भोज है। 12 बजते बजते 25 गांव के आदमी खेत में कतारों में आकर बैठ गए और मीठे भोज की प्रतीक्षा करने लगे। तब सोहन के आदेश पर उसके मित्रों ने मीठा परोसना शुरू किया। पर यह क्या, पत्तलों पर 4-4 इंच के गन्ने के टुकड़े परोसे जा रहे थे। खाने वाले हतप्रभ और विरोधी हक्का बक्का रह गए। तब कुछ बुजुर्गों ने क्रोध से भरकर सोहन को फटकारा। सोहन, यह सब क्या है? एक बुजुर्ग लाल आंखें करके बोले, तुमने हम सबका अपमान करने के लिए यहाँ बुलाया है। जब तुम्हारी औकात थी ही नहीं तो क्यों 25 गांव को निमंत्रण भेजा? काका अकारण ही क्रोधित हो रहे हैं। सोहन ने मीठे नम्र स्वर में कहा, मैंने क्या गलती कर दी? गन्ना ही तो सभी मिठाइयों का मूल है। क्या गन्ने के बिना किसी मिठाई की कल्पना कर सकते हैं? आप सबका मुंह मीठा हो जाएगा और मेरी माँ की आत्मा को शांति मिल जाएगी। क्या यह मीठा नहीं है? अब बुजुर्ग नरम पड़ गए। सोहन की बात बिल्कुल सही थी। बेटा, यह बात तो ठीक है, एक और बुजुर्ग ने कहा। मीठा तो यही सबसे अच्छा है, परंतु तुम्हें इतना बखेड़ा फैलाने की क्या आवश्यकता थी? अपनी माता की आत्मा की संतुष्टि के लिए 11 ब्राह्मणों को भोजन करा देना ही पर्याप्त था। सोहन ने हाथ जोड़कर कहा, काका, मैंने कोई बखेड़ा नहीं फैलाया। मैं तो अपने सामर्थ्य के अनुसार ही भोज कराने वाला था। अपने गांव और अपने खास मित्रों को भोज कराने की लायक व्यवस्था थी मेरे पास। लेकिन सोहन ने खंजर की तरह उंगली विरोधी दल की तरफ उठाई, जहां पर दुर्जन सिंह और उसके साथी लोग बैठे हुए थे। सोहन ने कहा, यह मेरे गांव के गणमान्य लोग थे जिन्होंने मेरी हामी के बिना ही जबरदस्ती मेरे ऊपर मीठे महाभोज का भार लाद दिया। इन लोगों का कहना था कि मुझे कैसे भी करके महाभोज करवाना ही होगा। साथ ही इन्होंने सारे गांव और आसपास के गांव में प्रचार भी कर दिया। अब आप बताइए मैं क्या करता? विरोधी दल को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी और तब सब गांव वाले मिलकर दुर्जन सिंह और उसके साथियों को कोसने लगे। आखिरकार विरोधियों को वहां से भागना ही पड़ा। भाई मान गए सोहन को। 25 गांव का मुंह भी मीठा करा दिया और दावत का खर्चा भी बचा लिया। और उन लोगों को भी भरी समाज में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जो किसी तरह उनका दिवाला निकालने की सोच रहे थे। हर तरफ सोहन की तारीफ हो रही थी।
सभी लोग सोहन की तारीफ करते करते अपने अपने घर पहुंच गए। सोहन ने जब यह बात अपनी पत्नी को बताई तो पत्नी फूली ना समाई। जरा सी खर्चे में महाभोज का चमत्कार सोहन के अलावा और कोई कर भी नहीं सकता था। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाएगी यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।